हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गोदली भाग 2 से चैप्टर 2 के कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है विष के दांत। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, कहानी के विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दो दांत टूट जाते हैं, वो अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन ने अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी मात्र दी है। सशक्त विद्रोह यह है कि यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वो समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए हर्षोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। सेकंड प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जिसका आंसर है, सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती और सबसे छोटा लड़का था काशू बाबू। प्यार से खोखा कहते थे उसे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था, इसी कारण से लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। थर्ड प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका आंसर है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर पर शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वो बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ जब उससे कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद मात्र था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वो घर के नियमों को भी नहीं मानता था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्याय मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। मतलब कि लड़के लड़कियों के नियम में अंतर था। 4 प्रश्न है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो इसका आंसर है, सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए कारखाने से बड़े मिस्त्री घर पर बुलाकर 1-2 घंटे उससे कुछ शिक्षा दिलाते थे, जिससे कि कुछ उसे ठोक ठाक सीख सके। इससे उनके बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएं। 5 प्रश्न है, सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। कहा कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पली पोसी जाने वाली लड़कियों की चरित्र विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है, जहां की जीवन शैली कृत्रिम से भरी है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं दी जाती है।
वो स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, यानी ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती, जबकि बच्चे के लिए यानी लड़के के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को ये नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही हैं, वहीं खोका यानी उनका लड़का स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दूसरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव ना पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। व्याख्या ख है, खोका के दुर्लित स्वभाव का अनुसार ही सुनो ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका आंसर है, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वो बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वो बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम स्थिर कर दिए गए थे। वो इतना उच्छलकृत था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा ना देकर कारखाने में बड़े मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। व्याख्या ग है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई हैं। इसके रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा जी। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मतलब गिरधारी लाल जी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वो शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी जी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए थे और गिरधारी जी को अपने फैक्ट्री से बुलाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वो ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वो डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो, ये लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल जी तो जी हाँ कहने में लगे हुए थे। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल जी को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उद्दंडता और शरारत दिखाई पड़ती है। ये उस मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है, जो अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही कुलनाशक हो वो, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। व्याख्या घ है,
हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक विष के दांत नामक कहानी से ली गई हैं, जिसके रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा जी। यह प्रश्न उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन यानी गिरधारी लाल का बेटा आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोका ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई। खोका तो बड़े घर का था, यानी वो हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे। उन्हें कौवों से संबोधित किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा, जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया। किंतु ये संभव ना हो सका, क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसके माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद करते हुए खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, पड़ा आया लट्टू खेलने वाला। यह तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।